एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी जो अपन डिस्कशन में लेने वाले वो है 179 बोर्ड ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड पावर्स का अपन फर्स्ट पार्ट खत्म कर चुके हैं। जो 173 से लेके और 178 तक के सेक्शन अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में अपन 179, 180, 181, 182, 183, 184, 188 और 189 ये तीनों लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये तीनों रिलेटेड पार्टी से हैं, ठीक है। और बाकी 185 और 186 इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अपन आ जाते हैं सेक्शन 179 के ऊपर। कॉम्प्लिकेटेड है, आई नो दैट, ठीक है, बट आई एक्सप्लेन। मैंने क्वेश्चन आंसर पहले पढ़ के उसके बाद प्रोविजंस पढ़े, तो उससे क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ना उस पर हमारा डिस्कशन ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो 179 जो सेक्शन है वो क्या बोलता है, देखो सेक्शन 179 पावर ऑफ बोर्ड, ठीक है। उसमें ऐसा बोल रखा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास वो सारे पावर है और वो सारे एक्सेप्ट इसमें सब्जेक्ट टू, इसमें दो प्रोविजन। फर्स्ट प्रोविजन में बोल रखा है एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकता, एमओए को ओवरराइड नहीं कर सकता, इट्स ओके। फिर सेकंड प्रोविजन में बोल रखा है कि जो पावर जनरल मीटिंग में ही क्या होने चाहिए थे, जो पावर जनरल मीटिंग को दे रखी है वो पावर भी बोर्ड जो है वो अपने ओन पे यूज नहीं कर सकता, ठीक है। वो भी दो प्रोविजन हो गए। फिर इसमें दे रखा है कि क्या जनरल मीटिंग में जो शेयर होल्डर्स हैं, मेंबर्स है कंपनी के, वो बोर्ड के पावर को सुपरसीड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते बोर्ड के पावर को सुपरसीड। अगर उन्होंने यूनानिमस रिजोल्यूशन पास कर लिया तो भी बोर्ड के पावर बोर्ड के हाथ में ही रहेंगे, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन लाइक अगर डेडलॉक की सिचुएशन आ गई या फिर जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इनकॉम्पिटेंट है, मेलाफर इंटेंशन से काम कर रहा है, ऐसा कुछ हो गया, तो यूनानिमस रेजोल्यूशन के थ्रू जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स अपने पास पावर ले सकते हैं, जो बोर्ड के हैं कुछ पावर्स, ठीक है। अब बोर्ड के पावर कौन कौन से, इसमें ए से आई तक के क्लोजेस है, जो एज इट इज कभी एग्जाम में पूछते नहीं है तो मैं खाली ऐसे ही बता देती हूँ। ए से अपन याद रख सकते हैं कॉलिंग शेयर्स पे, कॉलिंग शेयर्स, दूसरा इश्यू सिक्योरिटीज, बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग, लोन देना, गारंटी, बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज। बाईबैक में ध्यान रखना 10% तक है तो ठीक है, 10% से ज्यादा का बाईबैक है तो शेयर होल्डर एसआर भी पास करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके अलावा अमालगमेशन, टेक ओवर, ये सारे पावर्स जो है वो बोर्ड के रहते हैं, ठीक है। बट ये सब रिस्पेक्टिव सेक्शंस में डिटेलिंग में पढ़ेंगे तो ही पता चलेंगे। यहाँ पे तो बोल दिया कि पावर्स है, आगे बहुत सारी कंडीशंस भी है, ठीक है। इसमें जो हाँ, अगर अपन बोले कि बोर्ड जो है वो क्या डेलीगेट कर सकता है अपने पावर को, बिल्कुल डेलीगेट कर सकता है। किसी एमडी, डब्ल्यूटीडी, किसी ऑफिसर को अपॉइंट करके, ऑथोराइज करके, या फिर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ ब्रांच और प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ कंपनी को बोर्ड पावर डेलीगेट कर सकता है। अब मुझे एक क्वेश्चन जो अपन ने प्रैक्टिस मैनुअल में पढ़ा था उसमें ये था कि ब्रांच ऑफिसर, जो प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ ब्रांच है, उसको बोरोइंग का पावर डेलीगेट कर रखा था, तो उसने बोरोइंग किया लेकिन कंपनी के लिए किया, ना कि उसकी ब्रांच के लिए किया। पूरे एक्ट में कहीं पर भी ये नहीं बोला है कि जो प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ ब्रांच है वो सिर्फ ब्रांच के जो काम है उसी के लिए ही उसको पावर डेलीगेट किया है। लेकिन हमारे प्रैक्टिस मैनुअल में जो आंसर था वो ये था कि क्योंकि वो प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ ब्रांच है और उसने जो बोरोइंग थी वो ब्रांच के लिए नहीं, जो बोरोइंग उसको करनी थी वो प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ ब्रांच के लिए नहीं थी, कंपनी के लिए थी, तो उसके पास वो पावर नहीं है। तो हमको ऐसे लिख के आना है कि एक्ट में कहीं पे भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस मैनुअल में ऐसा आंसर है, सो दैट हमने आंसर किया, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन 179 सेक्शन में, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। डेलीगेशन सिर्फ 4 ही ऐसे पावर है जिनका हो सकता है, सारे पावर का नहीं। एक तो इन्वेस्टमेंट वाला, एक अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डाइवर्सिफाई वाला और बोरोइंग वाला, ये सारे जो पावर है उन्हीं को ही डेलीगेट कर सकते हैं। मैं क्लोजेस यहाँ पे याद नहीं करवा रही हूँ क्योंकि ऐसे ए से आई तक फिर भी एक बार देखो देख लेते क्लोजेस क्या है। ए से ऐसे याद रखना, ए फॉर बुलाना, मतलब मैक कॉल्स ऑन शेयर्स, बी फॉर बाय बैक ऑफ शेयर्स, ठीक है। फिर सी, डी, ई और एफ, इसमें याद रह जाएगा। सी से इशू सिक्योरिटीज, डी फॉर बोरोइंग, ई फॉर इन्वेस्टमेंट, एफ फॉर गारंटी और जी फॉर, फिर जी से वापस सारे अलग है। जी से है अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एच फॉर डाइवर्सिफाई बिजनेस, आई फॉर अप्रूवल ऑफ अमालगमेशन, जे टेक ओवर और बाकी अदर मैटर्स आएंगे, ठीक है। ये सब था। वो अपन आ जाते हैं सेक्शन 180 के ऊपर। देखो सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लोज 1 जो है, क्लोज ए जो है वो क्या बोलता है कि ठीक है आपने पावर दे दिया बोर्ड को, लेकिन कुछ पावर ऐसे हैं जो बोर्ड एक्सरसाइज तो करेगा लेकिन आफ्टर स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन तो चाहिए, साथ में स्पेशल रेजोल्यूशन भी चाहिए। अच्छा, तो ऐसे कौन से पावर है, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें आ जाता है सेल, लीज और
अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। अंडरटेकिंग को आप क्या समझते हो, उसमें डेफिनेशन भी है सेक्शन 2 क्लॉज 57 में बोल रखा है कि जो अंडरटेकिंग है उसका मतलब होगा 20% या उससे ज्यादा का आपने हेल्ड कर रखा है किसी अंडरटेकिंग में, तो वो आपके किसी भी कंपनी में, तो उसको बोलेंगे कि वो अंडरटेकिंग अगर आपको सेल करनी है, डिस्पोज ऑफ करनी है, तो इस एसआर पास करवाओ, ठीक है। अब यहाँ पे 20% से ज्यादा जो नेटवर्थ बोला है, तो नेटवर्थ का मतलब अपन जानते हैं पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम में से आप लेस कर लो जो भी लॉसेस वगैरह है, ठीक है। फिर आ जाता है 180 सबसेक्शन 1, जो इंपॉर्टेंट होगा ना मैं उसमें बताऊंगी कि ये इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट क्लोज इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। फिर सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लोज बी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल है, अगर अमेलगमेशन वगैरह होगा उसमें कोई कॉम्पनसेशन डिसाइड किया है, एसआर पास करवाना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसपे ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं 180 सबसेक्शन 1 क्लोज सी, इसमें क्या बोला है कि आपको जो बोरोइंग करनी है, अब बोरोइंग में क्या बोला है, मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं इसमें, प्रपोज्ड बोरोइंग इस साल की और इस साल की जो बोरोइंग है और साथ में जो प्रपोज्ड बोरोइंग है, टोटल मिला के जो बोरोइंग है वो पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व से ज्यादा हो जाती है, तो आपको पास करवाना पड़ेगा एसआर, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन था जिसमें बैलेंस शीट बनी हुई थी, उसमें 2011, 12 और 13 तीनों के लिए क्या था, बोरोइंग लिखा हुआ था, ठीक है। और लास्ट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जैसे मान लो कि जो 2013 है वो लास्ट ईयर है, मतलब ये जो चलने वाला प्रीवियस ईयर है वो है, ठीक है। और उसी में नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वो प्रपोज्ड बोरोइंग दे रखी है। तो 11, 12 मैंने जब फर्स्ट टाइम सॉल्व किया था उस क्वेश्चन को, तो मैंने 11, 12 और 13 तीनों साल की जो बोरोइंग थी उसको और प्रपोज्ड बोरोइंग जो एडिशनल में थी तीनों को ऐड करके फिर पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व से कंपैरिजन किया था, जबकि एक्चुअल में आंसर में ऐसा था कि जो 2013 की है बैलेंस शीट की बोरोइंग, सिर्फ उस बोरोइंग को लेना और फिर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोरोइंग है उन दोनों को ऐड करके फिर पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व से कंपेयर करना, अगर उससे ज्यादा हो जाते हैं तो आपको एसआर पास करवाना है, ओके। इसका ये रीजन हो सकता है कि जो पुराने सालों की बोरोइंग है, जैसे लास्ट ईयर की बोरोइंग है, हो सकता है वो रीपे कर ली, हो सकता है उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन और उसका ट्रीटमेंट हो चुका है, तो सिर्फ जो प्रीवियस ईयर है जस्ट इससे पहले वाला उसकी बोरोइंग और प्रपोज बोरोइंग जो एडिशनल में दे रखी है उन दोनों को ऐड करके फ्रीजर पेड अप कैपिटल से ज्यादा है तो आपको एसआर पास करवाना है, ठीक है। सेक्शन 2 क्लोज 43 में बता रखा है फ्री रिजर्व, अपने को पता है अवेलेबल फॉर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड होता है वो फ्री रिजर्व होता है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। फिर आ जाता है अपन हाँ अच्छा, ये जो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करते हैं और ये जो बोर्ड रेजोल्यूशन होता है, जैसे डेलीगेशन भी किया था अपन ने पावर का 179 में, तो वो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के बाद डेलीगेट किया था, तो उस बोर्ड रेजोल्यूशन में लिखा हुआ था कि किस पर्पस के लिए, कितने अमाउंट तक डेलीगेशन है, किस चीज का डेलीगेशन है, एवरीथिंग, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी जब स्पेशल रिजोल्यूशन होगा तो उसके अंदर टोटल जो लिमिट है वो लिखी होनी चाहिए, टोटल अमाउंट लिमिट, उसके अलावा अगर उससे एक्सेस बोरोइंग कर ली तो चाहे तो फिर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके रेटिफाई कर सकते हैं, पर वो अब डिपेंड करता है कि रेटिफाई करते कि नहीं करते, ठीक है। अब ये पूरा प्रोविजन एप्लीकेबल। अच्छा लास्ट एक अपने 181 ए बी और सी पर लिया अपन ने, अब एक डी लास्ट और है जिसमें सिंपली बोल रखा है कि अगर कोई डायरेक्टर है जिसने की डेप्ट लिया है उसके डेप्ट को अपने को खत्म करना है या फिर कम करना है, रेमिट करना है, ऐसा कुछ है तो ऐसा पास करवाना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रोविजन प्राइवेट कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है, सिंपल है। अब अपन आ जाते हैं 170 181 के, देखो 181 182 183 सिंपल सेक्शन है, मैं फटाफट डिस्कशन में ले लेती हूँ। 181 क्या बोलता है कि आपको चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन करना है, किसको, कंपनी को। चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन करो ना अच्छी बात है, लेकिन एवरेज ऑफ नेट प्रॉफिट के 5% से भी ज्यादा अगर करना है तो फिर आपको ऐसा ओआर पास करवाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा इसमें वो रखा था पहले 1956 का जब जमाना था, मतलब हमारा पुराना एक्ट जब चलता था तो उसमें क्लियरली मेंशन था कि अगर एम्प्लॉयज के लिए, जैसे अपने कंपनी के जो एम्प्लॉयज है उनके लिए हॉस्पिटल या उनके लिए कोई भी फैसिलिटी वेलफेयर एक्टिविटी की है, ठीक है, तो वो चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन के अंदर ऐड नहीं करेंगे, ये 1956 के एक्ट में लिख रखा था। 2013 में ऐसा कुछ लिखा नहीं, तो क्या अपन ये मानेंगे कि अच्छा वो भी चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं मानना है, वो लिखने की जरूरत ही नहीं थी, सिंपली पता है कि वो वेलफेयर एक्टिविटी नहीं है। अगर आप आपके एम्प्लॉयज के लिए कुछ कर रहे हो तो वो वेलफेयर एक्टिविटी कैसे हो गई, ठीक है। तो कुल मिला के 1956 में लिखा था, अभी नहीं लिखा, पर बात हुई कि अगर आप एम्प्लॉयज के लिए हॉस्पिटल खोल रहे हो या कुछ भी फैसिलिटी दे रहे हो तो वो वेलफेयर एक्टिविटी नहीं है, कॉन्ट्रीब्यूशन में नहीं आएगा। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन 182 सेक्शन पे। 182 क्या, पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। पहले बहुत अच्छा था, उसमें लिमिट फिक्स थी, जैसे इलेक्शन आने लगे इसमें अमेंडमेंट हो गया, बोले अनलिमिटेड अमाउंट तक आप पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो, वेरी गुड। लेकिन कुछ कंपनीज को रिस्ट्रिक्शन है, हाँ यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन हो रही है कि आप कैश में नहीं कर सकते, ई पेमेंट के थ्रू, ई क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू ही कर सकते हो, बैंक के थ्रू ही, ठीक है। दूसरा ये कि गवर्नमेंट कंपनी को अलाउड नहीं हो रहा है, ऐसी कंपनी जिसको चलते हुए, जिसके ऑपरेशन को 3 साल खत्म नहीं हुए, वो भी पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकती, सिंपली, ठीक है।
183 तो बहुत ही सिंपल है इसमें। अच्छा हाँ, 182 का मैं थोड़ा सा पेनल्टी बता देती हूँ, थोड़ी सी डिफरेंट पेनल्टी कभी कभी पूछते हैं। 5 टाइम्स ऑफ द फाइन जो है उसका 5 टाइम्स ऑफ द अमाउंट और 6 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट ऑफिसर को, ठीक है, इतना बोला है। फिर आ जाता है 183 कंट्रीब्यूशन टू किसको, नेशनल डिफेंस फंड। अच्छा ना, जितना जितना चाहे उतना आप क्या करो, कंट्रीब्यूट करो, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस आप आपके जो P&L है उसके अंदर थोड़ा डिस्क्लोजर बता देना, कि डिस्क्लोजर कर देना किस अमाउंट का और कहाँ कहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है, बस दैट्स इट। बाकी ना कोई लिमिट है ना कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कैश में करो, चेक में करो, कैसे भी करो, ठीक है। तो 183 का सेक्शन कभी पूछते भी नहीं है वैसे एग्जाम में। अब आ जाते हैं अपन 185 के ऊपर, बहुत ही क्या बोलते हैं, ये जो 179, 180 और 185, 186 ये सारे सेक्शंस बहुत ज़्यादा अपने को, मतलब हमारे से बच्चों को डर लगता है इन सेक्शन से, तो बहुत ईजी है, मैंने पढ़े तो फिर मुझे ईजी लगे। देखो 185 के अंदर क्या है, ये बहुत ही डिफाइंड सेक्शन है, इसको अपन वन बाय वन देखते हैं। 185 सबसेक्शन 1 में तो बोल रखा है कि आप कुछ लोगों को लोन गारंटी सिक्योरिटी नहीं दे सकते। 185 सबसेक्शन 1 में तो क्लियर ही मना कर दिया, आगे और देखेंगे, लेकिन 185 1 में क्या हो रखा है, आप लोन गारंटी और सिक्योरिटी डायरेक्टर को, उसके रिलेटिव को, पार्टनर को, और पार्टनर और ये जो डायरेक्टर जिस भी डायरेक्टर या उसके रिलेटिव किसी भी फॉर्म में पार्टनर है उनको आप लोन सिक्योरिटी गारंटी नहीं दे सकते। बात खत्म, 185 सबसेक्शन 1 खत्म। अब आ जाते हैं 185 सबसेक्शन 2 जो कि इसी तरह का प्रोविजो है एक तरह से मानो तो, क्योंकि 185 1 में तो बोल दिया नहीं दे सकते, फिर 185 सबसेक्शन 2 में क्या बोला है, आप दे सकते हो लोन गारंटी सिक्योरिटी सब दे सकते हो, किसको, ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसके अंदर 25% या उससे ज्यादा का आपने क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है, या फिर आपके जो डायरेक्टर है वो ही उन्हीं के थ्रू मतलब वहां का काम चल रहा है, जैसे अकोस्टॉम एक्ट, मतलब उन्होंने कंट्रोल कर रखा है एक तरह से ऐसी किसी भी कंपनी को, या फिर ऐसी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट को, या फिर ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें डायरेक्टर जो है वो क्या है, मेंबर है, और बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें 25% से ज्यादा क्या है, डायरेक्टर ने हेल्प कर रखा है। अगर ऐसी कोई भी कंपनी है, ठीक है, तो उनको आप लोन सिक्योरिटी दे सकते हो, पर कंडीशन है। कंडीशन क्या है, सबसे पहले तो एसआर पास होना चाहिए, 103 के अंदर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नोटिस के साथ भेजो कि क्या है, कितना अमाउंट है, क्या नहीं क्या है, ठीक है, पर्पस क्या है, वो सब। फिर आ जाता है 185 सबसेक्शन 3। 185 सबसेक्शन 2 में कुछ डिफाइन कर दिया, 2-3 कंपनीज, प्राइवेट कंपनी 25% ज्यादा की बॉडी कॉर्पोरेट एसआर पास करो, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दो, ठीक है। फिर 185 सबसेक्शन 3 में बोला है आप अपने डायरेक्टर को लोन गारंटी सिक्योरिटी दे सकते हो, लेकिन क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन, अगर वो और लिखा है हाँ बीच में, या तो ऐसी सर्विस एक्सटेंडेड बाय द कंपनी टू ऑल इट्स एम्प्लॉयज, सारे एम्प्लॉयज को अगर आप दे रहे हो तो फिर क्यों बेचारा डायरेक्टर को अलग छोड़ा है, उनको भी कोई बात नहीं, अगर वो सर्विस, अगर वही तरह की स्कीम सारे के सारे एम्प्लॉयज के लिए है, डायरेक्टर को है, चलेगा। दूसरी जो रेट है इंटरेस्ट का, वो 1%, 3%, 5% और 10% के एवरेज से ज्यादा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रेट है इंटरेस्ट का, उससे ज्यादा ना हो, ठीक है। तीसरी बात, या उससे कम ना हो, सॉरी कम ना हो ना, डायरेक्टर का तो अपन फायदा करवाना चाहते तो कम रेट देगी कंपनी, तो बोलते नहीं उससे कम नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी के 1, 3, 5 और 10 ईयर के एवरेज से। फिर स्पेशल रेजोल्यूशन मेंबर से पास करो, मतलब मेंबर्स को पता होना चाहिए कि ऐसा कंपनी ने एमडी वगैरह को भी क्या किया है, लोन दिया है, ठीक है। होली ऑन सब्सिडी को हर तरह से एग्जाम्प्ट कर रखा है, ठीक है, इसको मैं अलग से सब्जी के एग्जाम्पशन में नहीं बताऊंगी, इसको एग्जाम्प्ट कर रखा है सब्सिडी, होली ऑन सब्सिडी की बात खत्म। अब दूसरी कोई सब्सिडी जिसमें 50% ज्यादा का आपने ऐड कर रखा है, तो उनको भी बोल रखा है कि लोन और सिक्योरिटी आप दे सकते हो, लेकिन यूटिलाइज होना चाहिए प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ दैट सब्सिडी, ठीक है। और यही बात जो अपन ने 185 सबसेक्शन 2 में देखा था ना, प्राइवेट कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट 25% ज्यादा के हाल, उसमें भी लिखा था कि वो यूटिलाइज होना चाहिए प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ दैट बॉडी कॉर्पोरेट, दैट प्राइवेट कंपनी और दैट सब्सिडरी, तो ही आपको अलाउड है, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपन 5 जून 2015 के नोटिफिकेशन में बोला है कि ऐसी प्राइवेट, ये सारा प्रोविजन जो है वो प्राइवेट कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। बाकी तो सिंपली आप लिख लोगे 97 के अंदर और 92 के अंदर, 137 के अंदर एनुअल रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर दिए। तो इसमें 2-3 कंडीशन और है, क्या क्या वो कंडीशन, देखो पहली तो है कि बोरोइंग जो है ट्वाइस ऑफ दी पेड अप कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ही प्राइवेट कंपनी को एग्जाम्प्ट किया है इसमें से, ठीक है। फिर आ जाता है एक दो इंपॉर्टेंट केसेस है जो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो सबको पता है डॉक्टर फ्रीडा अर्शित का केस है, फ्रीडा अर्शित मेहता वर्सेस यूआई का केस है, जो क्या बोलता है कि जो डायरेक्टर था उसको फ्लैट दिया, ठीक है, एमडी को फ्लैट दिया, तो क्या इसको अपन लोन और एडवांस मानेंगे,
बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। क्यों मानेंगे इसको लोन और एडवांस? सिंपल सी बात है, वो कंपनी का फ्लैट है, चाहे जब कंपनी किसी और पर्पस के लिए यूज कर सकती है उसको। ऐसे कैसे मान लो कि इनडायरेक्टली कंपनी ने लोन दे दिया और लोन नहीं दे पा रहे थे इसलिए फ्लैट दे दिया, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, दूसरा एक केस हो रहा है, ये दोनों लैंडमार्क केस है, सबको याद होंगे। एक तो एमआर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी केस है, जिसमें क्या डायरेक्टर की जो वाइफ थी उसको सैलरी दे रहे थे। अब वो बेचारी वहां पे एम्प्लॉय है, उस वजह से उसको सैलरी मिल रही है, तो आप ऐसा कैसे मान लोगे कि इनडायरेक्टली उसको लोन मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। तो इसमें भी ये लिखा था कि वो इनडायरेक्ट लोन नहीं है। ठीक है, रिजनेबल अमाउंट है, सैलरी का अमाउंट है, वो ही वहाँ की एम्प्लॉय है। ठीक है, एक और केस स्टडी डिस्कस कर लेते हो कि कंपनी ने गारंटी दी है किसी तीसरी पर्सन को, लेकिन वो जो पर्सन है वो जो स्पेसिफाइड पर्सन है 185 सबसेक्शन 1 के, उन्हीं का कोई रिलेटिव है, तो ये पूरा 185 सबसेक्शन 1 के अंदर कवर्ड ही नहीं हो रहा है। चलो ये केस स्टडी फालतू में डिस्कस करने का मतलब नहीं, पर मैं फिर बता देती हूँ कि कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन है, ठीक है, उसने लोन दिया है किसी पर्सन को, उसने लोन दिया है, हमारे स्पेसिफाइड जो पर्सन है यानी डायरेक्टर वगैरह जो है, उन्होंने लोन दिया है किसी पर्सन को, वो पर्सन तीसरा इंसान है और कंपनी ने गारंटी दिया। उस तीसरे इंसान से क्या मतलब है? हम यहाँ पे 185 सबसेक्शन 1 में सारे के सारे रिलेटिव, डायरेक्टर, इन सबको जो लोन वगैरह उनकी बात कर रहे हैं, तो ये कवर ही नहीं होता है 185 सबसेक्शन 1 के अंदर। रिलेटिव की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 77 में बताई है। एचयूएफ के सारे मेंबर्स साथ में रूल फॉर्म में क्या बताया? मदर, फादर, सन, सन्स वाइफ, डॉटर, डॉटर्स हस्बैंड, ये सारे रिलेटिव के डेफिनेशन में आते हैं। अब आ जाते हैं अपन सेक्शन 186 के ऊपर। ठीक है, 185 खत्म हो गया। 185 1 में क्या था? लोन नहीं दे सकते एमडी, डेप्यूटी, रिलेटिव को। फिर 185 1 में बोला था कि वो प्रिंसिपल बिजनेस के यूज कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी 25% से ज्यादा का होल्ड कर रखा है, ऐसी बड़ी कॉर्पोरेट तो दे सकते हो, कंडीशन ये है। 185 सबसेक्शन 3 में बोला था एम्प्लॉयज के लिए वही स्कीम है, ये रेट है, सिंपल और एसआर पास करवा रखा तो चलेगा। और दो केस अपन ने डिस्कस किए थे, डॉक्टर फ्रीडा आशी का और एमआर इलेक्ट्रॉनिक्स का। 185 खत्म हो गया। अब अपन आ जाते हैं 186 के ऊपर। 186 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? देखो 186 सबसेक्शन 1 बोलता है दो लेयर से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट पे रिस्ट्रिक्शन है। दो लेयर मतलब मैं ए कंपनी हूँ, मैंने बी कंपनी में क्या कर रखा है? होल्ड कर रखा है, और बी कंपनी ने सी कंपनी में होल्ड कर रखा है, ये दो लेयर खत्म। इससे ज्यादा अगर आपको मैक्सिमम दो लेयर तक ही इन्वेस्टमेंट चलेगा। ठीक है, इसके एक्सेप्शन है, ये अगर कंट्री आउटसाइड इंडिया है तो कितनी भी कंपनीज के अंदर आपके अगर इन्वेस्ट करो चलेगा। फिर 186 के अंदर लोन गारंटी और सिक्योरिटी के बारे में बता रखा है, ये बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, जो 185 वाले जो लोग हैं, अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि हम लोन दे नहीं रहे, मतलब बोरो नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? लोन ले रहे हैं। मतलब हमारी कंपनी जो है वो लोन ले रही है, तो कितना लोन ले सकते हैं? देखो इन्वेस्टमेंट भी एसेट साइड में लिखते थे, यहाँ पे हम अगर लोन ले रहे हैं तो ऐसा बोला है कि 60% ऑफ पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये तीनों आ गया एक अमाउंट। सेकेंड है 100% ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम। इन दोनों अमाउंट में से जो भी हायर होगा उससे ज्यादा का अगर आपको क्या करना है? बोरो करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू एसआर पास, मतलब एसआर पास करवाना है कंपनी में, स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू अप्रूवल लेना पड़ेगा। यहाँ पे भी बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन ही आता है। बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में अपन सबसे पहले तो पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम तीनों को ऐड करते हैं और उनका 60% काउंट करते हैं। फिर दूसरा अपन फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम को ऐड करते हैं और उसका 100%। इन दोनों अमाउंट में से जो भी ज्यादा है उससे अपन कंपेयर करते हैं जो कंपनी ने लोन लिया है उसको। ठीक है, फिर अगर उससे ज्यादा हो रहा है वो लोन, इस विच और हायर के अमाउंट से ज्यादा हो रहा है, तो एसआर पास करवाना है। ठीक है, एग्जामिशन होली ऑन सब्सिडी को, जॉइंट वेंचर को वगैरह को तो है, ये सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ओपीसी को भी एग्जाम किया है इसमें तो। अच्छा, साथ में पीएफआई का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। अगर आपने पीएफआई से मतलब पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर लोन ले रखा है और आपने क्या नहीं किया अभी तक, उनको चुकाया नहीं है, तो फिर आपको उनसे क्या करना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा। रेट जो है वो इंटरेस्ट का रेट 13510 ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको बोर्ड रेजोल्यूशन के साथ में क्या करना पड़ेगा? एक एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट 103 के अंदर नोटिस में भी फाइल करना पड़ेगा कितने अमाउंट तक है। देखो इसमें क्या होगा, जब एसआर पास होगा तो उसमें डिफाइंड होगा लिमिट कि इतने लिमिट तक आप लोन ले सकते हो। ठीक है, तो एसआर में टोटल अमाउंट डिफाइंड होगा। बोर्ड रेजोल्यूशन में 175 अपन ऐसे ये बोल सकते हैं कि 102 का जो नोटिस है ना, उसमें भी एक एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट होगा, तो उसमें भी साथ में ये सब जाएगा कि एसआर पास हुआ है ये, और डिस्क्लोजर फुल अमाउंट का करना ही है, सिंपल है। पनिशमेंट में डिस्कस नहीं कर रही हूँ अभी। 186 का एक रजिस्टर मेंटेन करना है,
वो सिंपल है, मैं ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, बस 10 रुपये पर पेज के हिसाब से। अगर आपको इंस्पेक्ट करना है तो, एक्सट्रैक्ट लेना है तो इंस्पेक्ट आप कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट लेना है तो 10 रुपये पर पेज के हिसाब से देना पड़ेगा, रजिस्टर मेंटेन करना है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। MBP 2 फॉर्म है, जो पूछते नहीं है तो वो अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपन सेक्शन 184 के ऊपर। 184, 188, 189, ये तीनों सेक्शन अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो अभी साथ में डिस्कस कर ही लेते हैं। 184 सबसेक्शन 1 में क्या बोला है कि आपको क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। हर डायरेक्टर, ठीक है, जिस भी जैसे मैंने ज्वाइन की कंपनी, ठीक है, मैं सबसे पहले आते क्या बोलूँगी कि मैं रिलेटेड पार्टी पर देख लिया था ना 2 सबसेक्शन 77 के अंदर, और 2 सबसेक्शन 76 में भी 2 सबसेक्शन 70, सॉरी सबसेक्शन ही क्लोज बोलते हैं, 2 क्लोज 76 में भी बोला है कि रिलेटेड पार्टी मीन्स अ डायरेक्टर और इज रिलेटिव कैन बी फर्म इन विच डायरेक्टर मैनेजर और उसके जो रिलेटिव एज ए पार्टनर, या फिर पब्लिक कंपनी जिसमें डायरेक्टर मैनेजर और उसके रिलेटिव जो है इन्होंने 2% ऑफ पेड अप कैपिटल से ज्यादा होल्ड कर रखा है, तो वो भी रिलेटिव है। 2 क्लोज 77 में भी रिलेटिव बता रखे हैं, वो HUF फादर मदर वगैरह, और 2 क्लोज 76 में रिलेटिव बता रखे हैं कंपनी के हिसाब से, जो डायरेक्टर ऑफ रिलेटिव है या फिर जो 2% से पेड अप कैपिटल से ज्यादा का होल्ड कर रखा है डायरेक्टर ने, और ये सब, ठीक है। फिर इसमें आ जाता है कि अपन देख रहे थे 184 सबसेक्शन 1 में, तो मुझे बताना है कि ऐसी कौन सी बॉडी कॉर्पोरेट, ऐसी कौन सी कंपनी जिसमें मैंने क्या कर रखा है, शेयर हेल्ड कर रखा है, ठीक है। तो साल की पहली बोर्ड मीटिंग, ठीक है, पहले तो आती जो बोर्ड मीटिंग हुई उसमें, फिर साल की पहली बोर्ड मीटिंग में, और जब जब आपका जो इंटरेस्ट है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, तो भी आपको बताना है। अगर यहाँ पे आ जाते हैं हम, अब आप जो बताओगे वो क्या करना है, नोटिस के अंदर भी लिखा जाएगा, वो नोटिस 8 साल तक रखना पड़ेगा कस्टडी में, ठीक है, और CS अपनी कस्टडी में रखता है। 184 सबसेक्शन 2 के अंदर आप वोट नहीं कर सकते, हाँ, और आप पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते उस बोर्ड मीटिंग के अंदर जिस बोर्ड मीटिंग में उस रिलेटेड पार्टी से कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसकी चर्चा चल रही है, ठीक है। आप जहाँ पे आपका जो रिलेटिव पार्टी है उसी के साथ अपनी कंपनी पे ट्रांजेक्शन करिए, तो आप वहाँ पे वोट भी नहीं करोगे, क्योंकि आप तो उनके फेवर में बोलोगे ना, आप वोट भी नहीं करोगे, पार्टिसिपेट भी नहीं करोगे। लेकिन प्राइवेट कंपनीज को इससे एग्जेम्प्ट किया है, प्राइवेट कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी को बोला है कि 1 लाख तक का अमाउंट है और ट्रांजेक्शन है तो चलेगा, उससे ऊपर है ये अपने 5th जो 2015 के अमेंडमेंट के बाद आया था कि 1 लाख तक के ट्रांजेक्शन में सेक्शन 8 कंपनी में फर्क नहीं पड़ता, उससे ऊपर का ट्रांजेक्शन है और उस कंपनी के साथ में कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है, आप रिलेटिव हो, तो फिर आप वोट मत करो, पार्टिसिपेट भी मत करो, ठीक है। 184 सबसेक्शन 3 में बोला है कि अगर आपने पार्टिसिपेट कर दिया और वोट कर दिया, आप क्या करें, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो उस ट्रांजेक्शन को वॉइड कर ले और चाहे तो नहीं करे, रेटिफाई कर ले, ठीक है। एक यहाँ पे एक क्वेश्चन था, मतलब एक केस स्टडी टाइप है, वो है विक्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस लिंगार का केस है कि अगर मैं वोट नहीं करती, ठीक है, मैंने गलती से वोट कर लिया, लेकिन अगर मैं वोट नहीं करती तो वोट 49% ही होता, 51% मेजोरिटी चाहिए ना, मेरे वोट की वजह से क्या हो गया, मतलब अगर कोई डायरेक्टर है जिसको वोट नहीं करना चाहिए था और वोट कर लिया, वो इंटरेस्टेड पार्टी था, वोट नहीं करना चाहिए था, वोट कर लिया, उसकी वजह से